हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं आकाश तिवारी आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत करता हूं ऑनसेट एग्जाम के चैनल पे। जितने बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं सभी बच्चे जल्दी से क्लास में जुड़ जाएंगे। आज के सेशन में साथी हम हिंदी का मॉडल पेपर 58 डिस्कस करने वाले हैं, जो कि पिछले साल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन पेपर है। इस सेशन में साथी टोटल हम 20 प्रश्न का डिस्कशन करेंगे। आपको सभी प्रश्न का कमेंट में राइट आंसर करते हुए चलना है। एक बार जितने भी बच्चे सेशन को देख रहे हैं सभी बच्चे सेशन को लाइक करके शेयर कर देंगे अपने सभी दोस्तों के पास जो जीडी की तैयारी कर रहे हैं, ताकि सभी बच्चे जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं। तो चलिए बच्चों, आज का हिंदी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। सभी बच्चे ध्यान देंगे कि आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए मात्र 10 सेकंड का टाइम मिलेगा क्वेश्चन को पढ़ने के बाद। देखिए बच्चे, जितना टाइम आपको एग्जाम में दिया जाएगा उतना ही टाइम मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ, ताकि आप अपने स्पीड को बढ़ा सकें। ठीक है बच्चे, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सुगम का विलोम शब्द क्या होगा? दुर्लभ, दुर्गम, अगम या फिर आगम? सुगम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा बच्चे? दुर्गम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दुर्लभ का क्या हो जाएगा बच्चे? दुर्लभ का हो जाएगा सामान्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सामान्य हो जाएगा। अगम का क्या हो जाएगा बच्चे? अगम का हो जाएगा सुगम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुगम हो जाएगा। और आगम का क्या हो जाएगा? अगम हो जाएगा। देखिए बच्चे, कॉपी पेन लेके बैठेंगे, ठीक है ना, और इसका नोट बनाते हुए चलेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर टू, स्थावर का विलोम शब्द क्या होगा? सरल, पतन, जंगम या फिर निस्थावर? स्थावर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा बच्चे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जंगम हो जाएगा। सरल का जानते होंगे कठिन होता है। पतन का क्या होता है? पतन का क्या हो जाएगा बच्चे? उत्थान हो जाएगा। और अस्थावर का क्या हो जाएगा बच्चे? निस्थावर हो जाएगा। यानी कि अस्थावर का जंगम और निस्थावर दोनों विलोम शब्द होता है। ठीक है ना बच्चे। चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री। कमल का पर्यायवाची शब्द बताइए। अरविंद, मदन, मयंक या फिर अचल? कमल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा बच्चे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अरविंद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर। निम्न में से कौन सा विकल्प किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अंशु, प्रकाश, रश्मि या फिर मयूर? अंशु, प्रकाश, रश्मि तीनों किरण के पर्यायवाची हैं। मयूर किरण का पर्यायवाची नहीं है बच्चे। मयूर किसका पर्यायवाची है? तो मोर का पर्यायवाची है। किसका? मोर का पर्यायवाची है। कॉपी पेन लेके बैठेंगे और इसका नोट डाउन करते चलेंगे और रिवीजन जरूर से करेंगे। अलॉटमेंट का परिभाषिक शब्द क्या है? अलॉटमेंट मतलब देखिए होता क्या है, पहले हम ये बता देते हैं आपको। अलॉटमेंट मतलब ये होता है दिया गया हिस्सा। क्या होता है? यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, दिया गया हिस्सा होता है। ठीक है ना। चलिए अब बताइए, अलॉटमेंट का परिभाषिक शब्द क्या होगा? देना, आवंटन, पाना या फिर हिस्सा? देखिए अलॉटमेंट का परिभाषिक शब्द क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आवंटन हो जाएगा। अब हिस्सा पे टिक मत मार दीजिएगा, ठीक है ना, ये गलत हो जाएगा। अलॉटमेंट का परिभाषिक शब्द आवंटन होता है। बहुत ही नया प्रश्न जीडी में देखने को ये मिला है। ये पिछले साल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है बच्चे, तो ध्यान देंगे। अति शब्द का एक अर्थ वेद होता है, तो दूसरा अर्थ क्या होगा? कठिन, मोर, कोमल या फिर कान? अति का एक अर्थ वेद होता है, दूसरा अर्थ क्या होता है बच्चे? ऑप्शन नंबर डी, कान होता है। सभी बच्चे सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए बच्चे, लाइक करके एक बार शेयर कर दीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर सेवन। क्रिया बनाने के लिए धातु में क्या जोड़ा जाता है? का, ना, गा या फिर ला? अब क्रिया किसे कहते हैं? तो एक बहुत ही आसान सा मैं आपको तरीका बताता हूं। जिस भी वर्ड में, शब्द में ना, नी, ने आ जाए उसको क्या बोलेंगे? क्रिया बोलेंगे। ठीक है ना। जैसे चलना, उठना, बैठना, खाना, पीना, रोना, धोना, देखिए सबके अंत में ना आ रहा है, तो ये क्रिया हो जाएगा। तो देखिए क्रिया में कौन सी धातु जुड़ती है बच्चे? ना जुड़ती है। किसी भी शब्द में ना जुड़ जाएगा तो वह क्रिया हो जाएगा। ठीक है बच्चे। चलिए क्वेश्चन नंबर एट। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगाकर जो धातुएं बनती हैं उन्हें क्या कहते हैं? नाम धातु, यौगिक धातु, क्रिया धातु या फिर संयुक्त क्रिया?
देखिए संज्ञा की बात करें तो सीधा सा अर्थ निकलता है किसी भी व्यक्ति का नाम हो, उसके आगे धातु लगाने की बात की जा रही है, तो नाम के आगे धातु यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नाम धातु कहते हैं बच्चे। यौगिक धातु किसे कहते हैं, तो याद रखेंगे किसी अन्य शब्द से बनी धातु, यानी कि किसी अन्य शब्द से बनी धातु क्या कहलाती है, यौगिक धातु कहलाती है। ठीक है ना बच्चे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं और सबका नाम भी बताना है आपको, 4, 5, 3 या फिर 6। अब ये भी बताएंगे कि आपका काल कितने प्रकार का होता है, उनके नाम भी आप कमेंट में लिखेंगे, ठीक है ना। तो भूतकाल के कितने प्रकार होते हैं बच्चे, 6 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 6 प्रकार के हैं। और काल कितने प्रकार के होते हैं बच्चे, आप कमेंट करके बताएंगे। काल 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा, पहला कौन सा होता है वर्तमान काल, दूसरा कौन होता है भूतकाल, और तीसरा भविष्यत काल होता है बच्चे। अब देखिए भूतकाल के भी 6 प्रकार होते हैं, कौन कौन से, यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। पहला सामान्य भूतकाल, दूसरा आसन्न भूतकाल, तीसरा पूर्ण भूतकाल, चौथा अपूर्ण भूतकाल, पांचवा संदिग्ध भूतकाल और छठवां हेतु मद भूत होता है। ठीक है बच्चे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और कॉपी पे नोट डाउन इसको करते जाएंगे। देखिए नोट बना के रखेंगे तो आपका कहीं जाएगा नहीं, बहुत ही बेनिफिट होगा हर एग्जाम के लिए। गरल शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, वरल, सुधा, सरल या फिर मीठा। गरल का क्या हो जाएगा बच्चे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुधा हो जाएगा। विरल का क्या हो जाएगा बच्चे, विरल का हो जाएगा घना हो जाएगा। सरल का आपको पता होगा कठिन होगा। और मीठा का क्या हो जाएगा बच्चे, मीठा का क्या हो जाएगा, कड़वा हो जाएगा या फिर खट्टा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, एक बार सभी साथी सेशन को लाइक करके शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। पाणी शब्द का अर्थ होता है हाथ, तो दूसरा अर्थ क्या होगा, यानी कि पाणी का एक अर्थ हाथ होता है, तो दूसरा अर्थ क्या होगा, जड़, बाजार, इच्छा या फिर नाखून। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाजार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, अंगूठी का नग होने का अर्थ क्या होगा, बहुत सुंदर, छिपा हुआ, बहुत प्रिय या फिर अनुरूप जोड़ा होना। अंगूठी का नग होना यानी कि अनुरूप जोड़ा होना, ऑप्शन नंबर डी। अंगूठी देखिए एक धातु है और उसके ऊपर नग होता है, तो एक दूसरे का जोड़ा हो गया। ठीक है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 13, काम काज में कोरा होने, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, काम न करना, काम समाप्त करना, काम पूरा न करना या फिर काम न जानना। काम काज में कोरा होना यानी कि काम न जानना, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, सन्मति का सही संधि विच्छेद क्या होगा और सन्मति में कौन सी संधि है ये भी बताएंगे। ऑप्शन पढ़ के इसका जवाब दीजिए। सन्मति का सही संधि विच्छेद ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सत धन मति हो जाएगा। सत पे हलंत लगा है बच्चे, याद रखेंगे। और देखिए सतमति में कौन सी संधि है, तो कौन सी संधि है बच्चे, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नहीं, यहाँ पे व्यंजन संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। नोट डाउन कर लेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है, सदैव, परमोदार्य, गुरुपदेश या फिर जलौघ। देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको कल ही या परसों में क्लास में करवा चुका हूं। देखिए दोबारा से एक पेपर में रिपीटेड हुआ है। तो क्या हो जाएगा बच्चे, वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है, कौन सा, देखिए सदैव भी है, परमोदार्य भी है, जलौघ भी है, लेकिन गुरु उपदेश वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। यह किसका संधि का उदाहरण है बच्चे, तो याद रखेंगे दीर्घ स्वर संधि का। किसका, दीर्घ स्वर संधि का, क्योंकि देखिए यहाँ पे उ धन उ मिल रहा है, यानी कि गुरु धन उपदेश, यानी उ और उ मिलके दीर्घ स्वर संधि बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मगही किस भाषा की बोली है, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी या फिर राजस्थानी। मगही कहाँ की भाषा है बच्चे, बिहारी की भाषा है। कहाँ है, बिहारी की। पश्चिमी हिंदी की कौन सी भाषा है, तो देखिए यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं पूरा।
देखिए, पश्चिमी हिंदी का विकास सौर सेनी अपभ्रंश से हुआ है। इसके अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं। कौन कौन सी? खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली। वहीं अगर पूर्वी हिंदी भाषाएं की बात की जाए तो ध्यान रखेंगे, इंडो आर्यन भाषा परिवार की एक शाखा है पूर्वी हिंदी भाषा, जो मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र, मध्य प्रदेश बघेलखंड क्षेत्र और उत्तरी मध्य भारत के छत्तीसगढ़ में भी बोली जाती है। ठीक है बच्चे, ध्यान रखेंगे इसका, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मागधी, सौरसेनी, ब्राचड़ या फिर अर्धमागधी? देखिए, अभी हमने डिस्कस किया कि पश्चिमी हिंदी कहाँ से किस अपभ्रंश से है, तो अभी हमने डिस्कस किया बच्चे सौरसेनी से। कहाँ से? सौरसेनी से। और बच्चे खड़ी बोली किस अपभ्रंश से है विकसित हुई है, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सौरसेनी से। कहाँ से? सौरसेनी से। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी किस सन में? 1953 में, 1954 में, 1956 में या फिर 1952 में? देखिए, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की आजादी के बाद पुनः संरचना कब की गई थी बच्चे? ऑप्शन नंबर सी, 1956 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे 1956 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1950 या फिर 15 अगस्त 1947? 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था। ठीक है बच्चे। और हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय किस सन में लिया गया था? तो 14 सितंबर 1949 को। कब? 14 सितंबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर 20, आज का अंतिम प्रश्न, मिताक्षरा का संबंध किससे है? विज्ञान से, हिंदू विधि से, संस्कृत से या फिर इतिहास से? और इस प्रश्न का आंसर जानने से पहले सभी बच्चे बताएं कि हमने यहाँ पे 20 प्रश्न का डिस्कशन किया, आपने कितने प्रश्न का राइट आंसर किया है? सभी बच्चे कमेंट में लिख के बताएंगे सर मैंने 20 में से इतने प्रश्न का सही जवाब किया है। मिताक्षरा किससे संबंधित है बच्चे? हिंदू विधि से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। और मिताक्षरा किसकी रचना है, इसके लेखक कौन है, तो ये भी याद रखेंगे, विज्ञानेश्वर है। कौन है? विज्ञानेश्वर की यह रचयिता बुक है। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, डेली यहाँ पे जीके और हिंदी का पिछले साल एग्जाम में पूछे गए प्रश्न का डिस्कशन कराया जाता है। मिलते हैं साथ ही नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, वंदे मातरम।